So hello my dear unstoppables, welcome back to this channel. आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एएसके सर हाजिर हो चुका है उस सीरीज के अंदर जिसके अंदर मैं आपको करा रहा हूं पूरी की पूरी क्लास 11th और 12th क्लास के फिजिक्स के हर एक चैप्टर का वन शॉट, और वो भी ओनली इन 30 मिनट्स। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार ये वो वन शॉट है जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ये लगा लो और जेईई मेंस क्लियर हो जाएगा, एडवांस क्लियर हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ रखा है और तुम अच्छे से चैप्टर को बहुत कम लिमिटेड टाइम के अंदर विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट, विद प्रॉपर फॉर्मूला, विद प्रॉपर क्वेश्चन अगर तुम रिवाइज करना चाहते हो तो इससे बेहतर और इससे बेस्ट वन शॉट तुमको इतने लिमिटेड टाइम के अंदर तुमको नहीं मिलने वाला। क्योंकि बच्चों इस सेशन को मैंने बनाया है उसी वन शॉट से जिसको मैंने ऑलमोस्ट जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था तो मैंने उसको कवर करा था 4 से 5 घंटे के अंदर। 400-500 स्लाइड में से वो मैंने 40-50 स्लाइड तुम्हारे लिए तैयार करी है जिसमें कोई भी ऐसा मैंने बात नहीं स्किप करी जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकती है और मैंने यहां पर नहीं डाली हो। तो फटाफट कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और खुले दिमाग से मेरी बताई हुई हर एक बातों को बहुत अच्छे तरीके से तुमको नोट भी करना है। और अगर नोट नहीं भी कर पाओ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सेशन खत्म होते हैं मैं पूरे का पूरा नोट्स की पीडीएफ पढ़वा दूंगा, तो वहां से जाकर तुम प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। अभी पूरे के पूरे फोकस के साथ बस तुमको इस टाइम पर मुझे सुनना है और मेरी बताई हुई बातें तुमको आसानी से समझ में आते जाएंगी। तो आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन विद इन 30 मिनट्स। चलो शुरू करा जाए। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। सर का नया चश्मा, हाँ यार मैंने चश्मा बदल दिया, मैं आज ही लेकर आया हूं। कैसा लग रहा है? मुझे बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं फ्रेमलेस वाला चश्मा पहन रहा हूं बहुत टाइम से। मतलब जब से मेरी शादी हुई, जब से मैंने फ्रेमलेस वाला चश्मा जब से पहनना शुरू करा है, आज मुझे पहली बार आजादी मिली है मेरी वाइफ से कि तुम चाहो तो अब चश्मा अपना बदल सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो तुम्हें सही लग रहा है या नहीं लग रहा है? कॉन्ग्रेचुलेशन, नए चश्मा खरीदने पर मुबारकबाद मिल रही है भाई, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया। चलो यार शुरू करते हैं, फटाफट कर देना भैया। चैनल सब्सक्राइब अगर तुम नए हो और अब तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हुए तो भाई कर दो, ठीक है, तभी मैं आगे की वीडियोस भी कंटिन्यू कर पाऊंगा। और फटाफट सेशन को लाइक कर दो। शुरू करते हैं। बढ़िया लग रहा है, क्या बात है, थैंक यू भाई। तुम लोगों ने अगर इसको अप्रूव कर दिया तो भाई अब हर सेशन अब आगे से मेरा इसी चश्मा में तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वही बादशाह मूवी वाला चश्मा है, समझ रहे हो? इससे मुझे काफी कुछ दिखाई देता है। इसको पुराना वाला चश्मा मेरा इतना घिस गया था, इतना ब्लड हो गया था, इतनी स्क्रैचेस उसके ऊपर आ गई थी कि मुझे लग रहा था कि मेरी दुनिया के अंदर ही अंधेरा है ना। मतलब दरारें ही दरारें हैं। जब मैंने दूसरा पहना तो मुझे पता चला कि नहीं भैया, दरारें जो है दुनिया में नहीं है, मेरे नजरिए में है। तो अगर तुमको दुनिया में दरारें दिख रही हो तो भाई यहां से तुमको सीख लेनी चाहिए कि तुमको दुनिया नहीं बदलनी, तुमको चश्मा बदलने की जरूरत है, नजरिया बदलने की जरूरत है। चलो यार शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, मजा आएगा। सिंपल सा बेसिक सा चैप्टर है, बड़ा इजी सा चैप्टर है। और फटाफट यार अब मैं पूरी है ना प्रॉपर पढ़ाई करता हूं तो अब बस तुम फटाफट सुनते जाना। तो इंट्रोडक्शन से अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले भैया चैप्टर का नाम है हमारा लॉज ऑफ मोशन और इसके अंदर शुरुआत होती है मेनली हमारी फोर्स से। तो फोर्स क्या होता है भाई? किसी भी चीज को जब आप पुश या फिर पुल करते हैं तो पुश या पुल करने को भाई हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। सीधी सी बात है ना। अच्छा, बेंगलोर जाने के लिए मुबारकबाद दे रहे हो? बेंगलोर अभी तो नहीं जा रहा। हर सर तो चाह रहे हैं कि मैं अभी आ जाऊं, मैं रोका हुआ हूं कि मैंने कहा भैया कुछ दिनों की मोहलत और दे दो, कुछ जिंदगी के लम्हे मुझे और जीने दो, फिर मैं तो आ ही जाऊंगा बेंगलोर। तो जेईई मेंस से पहले तो मैं बेंगलोर नहीं जाने वाला। बाकी अब अलग बात है कि वो जोर जबरदस्ती से धमकी दे के मुझे बुला ले। चलो तो इंट्रोडक्शन। तो फोर्स कैन बी डिस्क्राइब एज अ पुश और फिर पुल। फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है भैया? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसके अंदर क्या होगा? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन होती है, न्यूटन मतलब न्यूटन। और जो इसकी सीजीएस यूनिट है वो सीजीएस यूनिट मालूम है आपको क्या होती है भैया? फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, इसको डायन भी बोलते हैं। और इसको ऐसे भी बोलते हैं कि यार 1 न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डायने होती हैं। मतलब 10 की पावर 5, मतलब ये हो गए 1 लाख डायने जब मरी होंगी तब जाके न्यूटन पैदा हुए होंगे, ऐसा बच्चे बोला करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका mlt-2 होता है। अब अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स क्या क्या चीजें कर सकती हैं? तो भैया फोर्स लगाने से भैया बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाता है। मतलब रुकी हुई है तो चलने लगेगी, चल रही है तो हो सकता है रुक जाए, अगर चल रही है तो हो सकता है वेलोसिटी में चेंज आ जाए। और फोर्स के लगाने की वजह से है ना
टेंडेंसी टू कॉज चेंज इन मोशन, वही वाली बात है मैंने बता दिया, स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन मोशन हो जाएगा। और तीसरा काम होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कई बार फोर्स लगाने की वजह से चीजें चलती नहीं है, अपनी बॉडी का शेप ही चेंज कर देती हैं। अब अगर बलून के ऊपर तुम फोर्स लगाओगे दोनों तरफ से, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि वो बलून चलने लगेगा, बस ये कि वो प्रेस हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो फोर्स लगने की वजह से शेप में भी चेंज आता है। मेनली हम जो इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं वो हम पहला वाला केस ही पढ़ते हैं, जिसमें हमने भैया फोर्स लगाई तो रेस्ट से ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, मोशन से वो वापस रेस्ट में चला गया। ये आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये वही लॉ है जो बोलता है कि अगर कोई भी चीज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल कोई आके एक थप्पड़ ना लगाए। मतलब आप सो रहे हो तो जिंदगी भर सोते रहोगे जब तक मम्मी का थप्पड़ नहीं पड़ेगा, है ना, और जाग रहे हो फोन चला रहे हो तो चलाते रहोगे, सोगे ही नहीं जब तक मम्मी का थप्पड़ नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि भैया जब तक कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तुम जिस हालत में हो, जिस अवस्था में हो, जिस रूप को तुमने धारण कर दिया, तुमने उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। इसी को लेजीनेस की चरम सीमा बोलते हैं। तो उसी को हमने दूसरे शब्दों में इनर्शिया बोल दिया कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। तुम्हारी जबान में लेजीनेस, न्यूटन की, है ना, लॉज ऑफ मोशन या फिजिक्स की जबान में इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। अच्छा, दो टाइप की हमारी फोर्सेस होती हैं, एक बैलेंस फोर्सेस और एक अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस का मतलब ये हो गया कि लग तो रही है लेकिन कोई उसका नेट आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब वो बैलेंस फोर्सेस हैं। जैसे कि अगर यहां पर मैंने रख दिया डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी वाला डब्बा, मैंने यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट ला के रख दिया, अब इधर से अगर आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई और इधर से भी आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो भैया ये ऑब्जेक्ट चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा। ये पहले भी नहीं चल रहा था जब फोर्स नहीं लगाई थी, और फोर्स लगाने के बाद भी ये नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो बैलेंस्ड फोर्स है। मतलब इस पर्टिकुलर केस में नेट फोर्स क्या हो गई? नेट फोर्स 0 हो गई। इसलिए इनर्शिया की डेफिनेशन में भी जरा तुम ध्यान से सुनना कि भाई कोई भी चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया नहीं कहते। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। अब यहां पर आप देखो कि नेट फोर्स 0 है, तो फोर्स लगने के बाद भी तो रेस्ट में था, तो रेस्ट में रहा। लेकिन अगर नेट फोर्स 0 ना हो, अब जैसे कि फिर से मैं जी डब्बा लेकर आया, डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी, फिर से डब्बा, तो यहां से मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, आप आए, आपने भी इधर से 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो ओवरऑल आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी ना, तो अब ये चलेगा। तो यहां पर नेट फोर्स 0 नहीं है, तो ये रेस्ट से मोशन में आने लगा, तो यहां पर लग रही है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो याद रखना, स्टेट में हमारा चेंज तभी आएगा जब बॉडी पर लग रही होगी अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स लग रही होगी तो वो कोई भी चेंज नहीं आएगा। फटाफट इसको देखो, स्क्रीनशॉट लेना है तो बोलो, हम आगे बढ़ते हैं। चले भाई चले, वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट चलते जाएंगे। फिर उसके बाद अब अगर हम बात करें सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन की, तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए भाई मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। अब ये मोमेंटम का मतलब क्या है कि कोई चीज कितना सेंस ऑफ मोशन बताती है, आम भाषा में इसको मैं मोमेंटम बोलता हूं। मतलब जैसे कि भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ट्रक आ रहा है और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई साइकिल वाला आ रहा है, अगर तुमको मैं इन दोनों में से बोलूं कि किसी एक के सामने जाके खड़ा होना है, तो तुम किसके सामने जाके खड़ा होना ज्यादा प्रेफर करोगे? साइकिल वाले के सामने जाके ज्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि सर अगर उससे हम टकराए भी ना तो वो जो चोट लगेगी, फिर से वही बात, वो जो थप्पड़ लगेगा वो उतनी ज्यादा जोर से नहीं लगेगा। और ट्रक के आगे अगर खड़े हो गए तो थप्पड़ ऐसा लगेगा कि सर वो थप्पड़ डायरेक्ट ऊपर 7वें आसमान पर तुमको लेके चला जाएगा। तो कहने वाली बात यह है कि कोई भी चीज कितना सेंस ऑफ मोशन बता रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ ट्रक और साइकिल में दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन ट्रक का मास ज्यादा है तो उसके अंदर सेंस ऑफ मोशन ज्यादा है भैया। ऐसे ट्रेन के अगर सामने मैं बात करूं तो ट्रेन और ट्रक में भैया ट्रेन और खतरनाक है, क्योंकि ट्रेन का और ज्यादा मास है। तो इसी वजह से किसी चीज का अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है तो मोमेंटम टर्म निकल कर आई मास और वेलोसिटी को मिला के। तो अगर किसी चीज का मोमेंटम ज्यादा होता है, डेट मींस मोमेंटम ज्यादा होने का मतलब उसको चलाने में भी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और उसको रोकने में भी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो पहले मोमेंटम समझो। मोमेंटम क्या है? ऑफ अ बॉडी, सिंपल है ना, फॉर्मूले वाइज अगर मैं बोलूं तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी आ गया। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो मास इनटू वेलोसिटी का वेक्टर, मतलब जिधर वेलोसिटी के डायरेक्शन उधर ही हमारा मोमेंटम हो गया। और यूनिट क्या हो जाएगी भाई? मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हम यहां पर आ गए सेकंड लॉ ऑफ
मोशन के ऊपर, न्यूटन का सेकंड लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, पूरे का पूरे चैप्टर में हम इसी के ऊपर सारी बातें करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि भाई अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई है तो उस फोर्स के लगाने की वजह से उसके अंदर कहीं ना कहीं वेलोसिटी में चेंज आया होगा। वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब मैं बोल सकता हूं कि मोमेंटम में चेंज आया होगा, और वो जो मोमेंटम में चेंज आया वो कितने टाइम में आया, तो देखा यह गया कि कितने टाइम में कितना मोमेंटम में जो चेंज आया वही हमारे फोर्स पर डिपेंड करता है। मतलब अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ कि हमारी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर बोला जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही है हमारी स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के ऊपर जो आपने लगाई है फोर्स। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब अगर फोर्स डेल्टा पी बाय डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल है, अब जरा ध्यान से तुम सुनो, मैंने क्या बोला कि यार मोमेंटम में चेंज आ रहा है, तो इनिशियली हो सकता है कि यार मोमेंटम हमारा m इंटू इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल मोमेंटम हमारा m इंटू v हो गया। तो अब फोर्स जो आ रही है वो प्रोपोर्शनल आ रही है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, डेल्टा पी की जगह पर ऐसा लिखा जा सकता है। अब अगर यहां से देखो मैंने m कॉमन लिया तो फाइनल मोमेंटम v और माइनस u हो जाएगा, m तो बाहर आ गया। तो अब ये कुछ जानी पहचानी सी बात लग रही है आपको, v माइनस u बाई टी, अरे ये तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहां से हमने देखा कि फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं मास इंटू एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल आ रही है, और यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू भी 1 होती है, यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू भी अगर 1 होती है तो यहां से हमारा फोर्स का फॉर्मूला वो मान निकल कर आता है, जो तुमको याद आ जाएगी अगर तुमने आगे की मेरी बताई हुई बातें अच्छे से याद नहीं रखी तो फोर्स का फॉर्मूला एम ए, ये नहीं है न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये है न्यूटन का सेकंड लॉ, इससे ड्राइव होके आता है। अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई। अब कुछ बातें समझ लो। अब अगर मैं बोलूं कि किसी बॉडी के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस फोर्स का मतलब उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 है, यार अगर नेट फोर्स 0 हो गई मतलब ये अगर फोर्स 0 हो गई तो चेंज इन मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। मोमेंटम का चेंज 0 होने का मतलब मोमेंटम बदल नहीं रहा, मतलब फाइनल और इनिशियल मोमेंटम बराबर है, और अगर फाइनल और इनिशियल मोमेंटम बराबर है मतलब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी बराबर है, तो मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, किसी वेलोसिटी से चल रहा था तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहेगा। ये कॉमन सी बात है, फॉर्मूले वाइज भी समझ लो या सिंपल कॉमन सेंस से आप समझ सकते हो। ये बात यहां पर लिखी हुई है वेक्टर फॉर्म में। भाई अगर मैंने फोर्स एक्स एक्सिस में लगाई है तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में आएगा, वाई में लगाई तो वाई एक्सिस में आएगा, जेड एक्सिस में मैंने फोर्स लगाई तो जेड एक्सिस में एक्सेलरेशन आएगा। तो आप यहां पर देख लो, है ना। इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकता हूं, भाई डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिख रहा हूं तो डीपी बाय डी टी भी तो लिख सकता हूं, मतलब मैंने मोमेंटम को अगर टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करा तो फोर्स आ जाता है। कितनी सिंपल सी बातें हैं। क्वेश्चन पर आ जाए भाई, इसी साल 2025 में क्वेश्चन आए। देखो मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर अभी ध्यान नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ कल हम जरूर लेकर आऊंगा एक सेशन 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डेफिनेटली जेईई मेंस 2026 में आएंगे, वो मैं कल आपको इस टाइम पर आके कराऊंगा, तो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां हो पाएगी। थोड़ी थोड़ी बातें समझने के लिए अभी यहां देख लेते हैं। तो एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 3i कैप प्लस 4j कैप, सिंपल सी बात है। उसके ऊपर हमने 6 न्यूटन की फोर्स लगाई इन द जेड एक्सिस। देखो यार इनिशियली क्या जेड एक्सिस में कोई वेलोसिटी थी, देखो आई कैप है जे कैप है लेकिन के कैप नहीं है, मतलब जेड एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो इनिशियली अगर जेड एक्सिस की ही मैं बात करना चाह रहा हूं तो वेलोसिटी 0 हो गई। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला मां होता है, जन्म देती है वो, है ना, मां जिसे सब कहें। तो यहां से एक्सेलरेशन की बात आई, यहां से हमारा एक्सेलरेशन कितना आ रहा है भाई 3 आ रहा है। फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स 6 है मास 2 है तो एक्सेलरेशन 3 आ गया। अब यार एक्सेलरेशन अगर 3 आ गया और वो जो फोर्स लगी है वो 5/3 सेकंड के लिए लगी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकता हूं। याद है इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 3 आ चुका है और सर जी टाइम है 5/3 सेकंड। तो यहां से हमने देखा कि यार z एक्सिस की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आ रही है। अच्छा भाई, z एक्सिस में फोर्स लगी है तो क्या x एक्सिस और y एक्सिस की वेलोसिटी में चेंज आएगा? क्यों आएगा? नहीं आएगा। इनर्शिया, जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं चलते रहेंगे क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी है। तो अब हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यार, x एक्सिस में 3i कैप थी तो वो रहेगी, y एक्सिस में 4j कैप थी तो वो रहेगी, z एक्सिस में 5k कैप और आ गई, बस सीधी सी बात है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आप में से कोई भी बच्चा सॉल्व करके बता पाया? वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब न्यूटन का हम थर्ड लॉ की बात कर लें। भाई न्यूटन का थर्ड लॉ ये तो सबसे ही बढ़िया लॉ है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता ही है और ऑपोजिट होता है। मतलब फिर वही बात है कि भैया है तोप में गोला, ठीक है, ये है हमारी कैनन, कैनन समझते हो, तोप है ना, और ये है इसके अंदर कैनन बॉल। तो अब ये बॉल अगर आगे छोड़ी जाएगी ऐसे, तो अगर बॉल आगे जाएगी तो ये जो हमारी पूरी की पूरी तोप है वो पीछे जाएगी। सेम ऐसे ही जब आप कहीं भी अगर बोट वगैरह में बैठे हो तो बोट से जब इंसान जमीन की तरफ कूदता है तो जब वो ऐसे करके आगे कूदता है तो बोट पीछे जाती है। ऐसे गन में जब आप हैवी मशीन गन या फिर शॉर्ट गन की मैं बात करूं, वो अगर आप लेकर आए हो और आपने फायर करा है तो बुलेट अगर आगे जाएगी तो बंदूक पीछे आएगी। तो ये सारे के सारे किसके हमारे एग्जाम्पल हैं, एप्लीकेशन है, ये सारे के सारे हमारे भैया न्यूटन थर्ड लॉ की देन है। ये हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। बड़ी ही सिंपल सी बात है, इसमें क्या ही बेवजह है ना टाइम खराब करना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, ये जरूरी है। एक्शन और रिएक्शन पेयर जो है वो अलग अलग बॉडीज पर लगेंगे, ये बात समझो ना, एक ही बॉडी पर एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। मतलब जैसे कि अगर आप ग्राउंड पर खड़े हो, अब अगर आप ग्राउंड पर खड़े हैं तो आपका वेट mg नीचे की तरफ है, तो ग्राउंड ने बदले में अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाई होगी और वो नॉर्मल और mg बराबर है। तो भाई आपने ग्राउंड पर फोर्स लगाई नीचे की तरफ mg और ग्राउंड ने आपके ऊपर फोर्स लगाई नॉर्मल, तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, इक्वल और ऑपोजिट फोर्स है। अगर तभी तो आप रुके हुए हो ग्राउंड पर, तो ये अलग अलग बॉडीज पर लग रही है, एक देखो आप पर लग रही है और एक ग्राउंड पर लग रही है, तो अलग अलग बॉडीज पर लगेंगी। मैग्नीट्यूड हमारा बराबर होगा, सेम मैग्नीट्यूड की होगी, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। एक्शन और रिएक्शन पेयर जरूरी नहीं है कि भैया कांटेक्ट हो। जैसे कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, भाई दो ऑब्जेक्ट हमारे, या फिर चलो मैं चार्ज की बात कर लेता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, या कांटेक्ट में है नहीं है, तो भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस से। तो कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है एक्शन और रिएक्शन। इसलिए मैं कभी भी थप्पड़ वाला एग्जांपल यहां नहीं देता कि तुमने थप्पड़ मारा, सामने वाले ने भी थप्पड़ मारा, तो वहां तो कांटेक्ट हो गया। यहां पर तो हवा में भी हो रहा है ना, तुमने एक गाली सुनाई, सामने वाले ने भी सुनाई, तो बिना कांटेक्ट के भी एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, समझे। ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर ले। वैसे तो पूरा का पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर आगे पढ़ोगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमें अभी मतलब समझना है, डिफरेंस समझना है मास और वेट के बीच में। मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना, आपका जो भी मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मैटर भरा हुआ है उसको हम मास बोलते हैं। वेट और मास अलग अलग बातें हैं। उस मास की वजह से कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट बोलते हैं। तो याद रखना, अगर कोई भी आपसे बोले यार वेट क्या है, तो जनरली हम आम भाषा में वेट को मास की तरह ट्रीट करते हैं अपनी आम दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। वेट का मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ आपके ऊपर लगा रही है, उसको हम वेट बोलेंगे। तो मास क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है भैया ऑब्जेक्ट की, है ना, मैटर होता है ये। और वेट क्या है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। तो हमारा अगर एक्सेलरेशन अलग अलग हो गया तो वेट अलग अलग हो सकता है, मास अलग अलग नहीं हो सकता है ना। लोगों को लगता है कि मैं यहां पर अगर 100 किलो का हूं, चांद पर जाऊंगा तो मेरा वजन जो है वो 6 गुना कम हो जाएगा। नहीं कम होगा भाई, तुम्हारा मास तो वही रहेगा। धरती का बोझ यहां पर हो, वहां पे जाके चांद के बोझ बन जाओगे तुम, फर्क नहीं होगा। हाँ, वेट में चेंज आ जाएगा, क्योंकि यहां पर अर्थ पर जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मून पर उसकी 6 गुना कम है, तो वेट तुमको हल्का हल्का महसूस होगा। लेकिन मास जो तुम्हारा है वो तो वो वही रहेगा। तुम मार्स पर जाओ, तुम जुपिटर पे जाओ, तुम सन पे जाओ, जहां जाना चाहो जाओ, है ना। तो यहां पर जैसे कि मैंने बोला कि यार फोर्स का फॉर्मूला m/a होता है। अब ये एक्सेलरेशन है, अब एक्सेलरेशन अगर ड्यू टू ग्रेविटी लिखना हो तो एक ही जगह पर g लिख दिया, तो फिर उस फोर्स को हम फोर्स नहीं बोलते, हम उस फोर्स को वेट बोल देते हैं। तो वेट का फॉर्मूला mg हो गया, जो कि हमेशा अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता रहेगा। नॉर्मल फोर्स देख लो, मतलब अब अगर आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो तो भाई आपका जो अब मास अगर m है तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रही होगी, लेकिन आप नीचे नहीं गिर रहे हैं ना, क्योंकि ग्राउंड भी बदले में ड्यू टू न्यूटन का थर्ड लॉ ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। नॉर्मल फोर्स का मतलब नॉर्मल वाला, आम वाला नॉर्मल नहीं, यहां पर नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो यहां से हमेशा याद रखना कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल फोर्स। अगर सरफेस आड़ी कर दी जाए, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो नॉर्मल फोर्स भी हमारी आड़ी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। अब मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट, ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर जेईई मेंस में जरूर क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे कि भाई अगर हम दो बॉडीज लेकर आए, थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम भी समझ लो,
है ना, ये एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 और ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। अब आपने आगे की तरफ फोर्स लगाई है F। अब हमें लगता है कि हम आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो पहली बात तो यार ये दोनों साथ में चलेंगे, लेकिन एक्चुअल में इनको अगर अलग अलग करके इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो दिखाई जाए तो उसी को फ्री बॉडी डायग्राम बोला जाता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूं, एक फ्री बॉडी डायग्राम तो बनना यहां पर जरूरी है। तो यहां पर अगर हमने ग्राउंड लिया एंड वी हैव टेकन टू ऑब्जेक्ट्स। अब एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास m1 है और एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारा m2 है, ये m1 और m2। तो भाई मैंने इधर से फोर्स लगाई। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम पता है कैसे बनेगा, इसको हम बिल्कुल अलग अलग दिखाएंगे। अब अलग अलग इन द सेंस कि m1 के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं ये मैं अलग दिखाऊंगा और m2 के ऊपर कितनी फोर्स लग रही हैं ये मैं अलग दिखाऊंगा। देखो होगा एक्चुअल में ये कि जब मैंने यहां से फोर्स लगाई तो यहां पर m1 ने m2 के ऊपर कुछ फोर्स लगाई होगी जिसको हम नॉर्मल बोलेंगे, और बदले में m2 ने भी m1 के ऊपर फोर्स लगाई होगी, उसको भी मैं नॉर्मल बोलूंगा। लेकिन इसको अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो पहली बात, अगर इसका मास m1 है तो नीचे वेट हो गया m1g, और ग्राउंड ने बदले में नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाई होगी तो उसको मैं बोल देता हूं n डैश बोल देते हैं। अच्छा मैंने m1 के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाई तो फोर्स आगे की तरफ आ गई, लेकिन जब m1 वाले ऑब्जेक्ट ने n फोर्स m2 पर लगाई तो बदले में m2 ने भी तो n पीछे की तरफ लगाई, तो उसके ऊपर एक फोर्स पीछे की तरफ n भी आ रही है। ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम। अब ऐसे में m2 वाले की बात करूं तो m2 में यार नीचे हमारा देखो वेट m2g गया और ग्राउंड की वजह से लगने वाली फोर्स n डैश ऊपर चली गई। अब m1 ने m2 के ऊपर फोर्स आगे की तरफ n लगाई है तो यहां पर ये n आ जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को, इस तरह से कहानी होती है। अब ये क्योंकि दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है तो चल तो दोनों की दोनों साथ में सेम ही एक्सेलरेशन से रही होंगी, दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा। अब अगर दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम है तो पहले वाली बॉडी के ऊपर आगे की तरफ लेके जाने वाली फोर्स F, पीछे की तरफ रोकने वाली फोर्स N, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसको छोड़ो। तो आगे की तरफ लेके जाने वाली F, पीछे की तरफ खींचने वाली N, तो नेट फोर्स जो भी आएगी मास इंटू एक्सेलरेशन वो m1 इंटू a हो जाएगा। अच्छा दूसरे वाली बॉडी पर अगर मैं बात करूं तो ऊपर और नीचे तो कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन आगे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो n है और एक्चुअल में वो m2a के बराबर होगी। जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा तो मुझे पता चला कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास मतलब इस पर्टिकुलर केस में जो हमने फोर्स लगाई है F और नीचे m1 प्लस m2 आ रहा है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। यहां से अब मैं तुमको ट्रिक वाली बातें बता रहा हूं जो बड़ी चुटकियों में तुम 5-5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो ये बात समझ में आई, देखो वही फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया, यहां पर वो सारी बातें लिखी हुई है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, पहले एक ये सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन बताना है बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड। मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितनी नॉर्मल फोर्स लग रही होगी और ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में कितनी लग रही होगी। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, इसको तो देख के कर देंगे हम। देखो इस ब्लॉक का मास कितना है सर जी 2 kg है, तो नीचे की तरफ फोर्स लगाया होगा इसने 2g मतलब mg, और g को हम 10 मान रहे हैं तो नीचे की तरफ इसने कितनी फोर्स लगाई 20 न्यूटन सर। लेकिन एक 20 न्यूटन तुम भी एक्स्ट्रा भी तो लगा रहे हो यार, तो यहां पर 20 और ऐड करोगे तो अगर 2 kg वाले ब्लॉक का वेट 20 हो गया, ऊपर से 20 और लगाई तो टोटल 40 न्यूटन की फोर्स लगी है ना इस नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर। तो ये नीचे वाला ब्लॉक बदले में ऊपर भी तो 40 न्यूटन ही लगाएगा, मतलब यहां पर ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल आ रहा है क्या वो 40 न्यूटन होगा। इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत कौन सा है यार। अच्छा इतना हो गया, अब जरा ग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो भाई ये 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन और 4 इंटू 10 40 न्यूटन, तो टोटल बैठ रहा है 80 न्यूटन। तो 80 न्यूटन का बोझ आ तो ग्राउंड पे ही रहा है कहीं ना कहीं, तो ग्राउंड बदले में 80 न्यूटन की फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। तो हमारा 40 और 80 ये हमारा नॉर्मल आ गया ब्लॉक्स और ग्राउंड के बीच का। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी जेईई मेंस में हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं भी अब आपको दिखा दूंगा। इसका मतलब आप समझो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि किसी भी सिस्टम के ऊपर दिमाग में अच्छे से छप जाना चाहिए कि नेट फोर्स 0 लग रही है। मतलब किसी भी सिस्टम पर अगर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा फोर्स नहीं लग रही, मैं कह रहा हूं कि फोर्स लगने के बाद भी नेट फोर्स 0 है, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम में आ गया, जिसको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब ये भी हमारा इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है। अब मान लो यार ऑब्जेक्ट अगर पहले से हमारा रेस्ट पे था और उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वो रेस्ट में रहेगा, तो ये वाली जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारा
एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था और फिर मैंने उसके ऊपर नेट फोर्स 0 कर दी, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो बच्चों को यार ये लगता है कि इक्विलिब्रियम आने का मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा, नहीं भाई, वो ऑब्जेक्ट चल रहा है तो भी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये बात आप देख लो, बस कंडीशन ये है कि भाई नेट एक्सेलरेशन हमारा सिस्टम का 0 होगा अगर इक्विलिब्रियम है तो। मतलब कितने भी फोर्सेस लगा लो, सारी की सारी फोर्सेस का सम, वेक्टर सम शुड बी इक्वल्स टू 0। ये हमारी कंडीशन हो गई। अब इसी के ऊपर ये हर साल क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। अब जैसे कि आपको ये बोला गया कि यार ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, अब रेस्ट में देखते ही ऐसे करके अगर ये लटका हुआ है तो मुझे साफ साफ समझ में आ गई बात कि यार ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम में। अब ये इक्विलिब्रियम में कैसे रखा गया, यहां पर एक वायर से तो ऐसे बांध दिया और एक वायर से ऐसे बांध दिया और एंगल वेंगल सब दे रखे, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है और ऑब्जेक्ट का मास mg आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, T1 बता दो। T1 क्या है, देखो भैया वायर खींच रहा होगा। अब वायर खींच रहा होगा तो लेकिन वायर खींच तो नहीं रहा। सर ये क्या बोल रहे हो आप, अरे मेरे भाई ये वायर से आपने ब्लॉक लटका रखा है तो ये ब्लॉक नीचे गिरना चाहिए था, मतलब वायर को ये खींच रहा है लेकिन वायर खींच नहीं रहा, तो मतलब वायर ने भी बदले में कोई ना कोई फोर्स लगा रखी है तभी तो ये सिस्टम रुका हुआ है। तो वायर ने जो बदले में फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लगा रखी होगी, इसको मैंने बोला टेंशन फोर्स। ठीक है, ये क्या है, TENSION। ये टेंशन वो वाला टेंशन नहीं है जो तुम्हें है किसी और की वजह से, ये टेंशन है। वैसे एक्चुअल में यार टेंशन आती किसी और की वजह से, यहां पर देखो वायर में भी टेंशन आ तो इस ब्लॉक की वजह से रही है फिलहाल। तो यहां पर ये टेंशन फोर्स है, ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। अब इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आपको कंपोनेंट करना आने चाहिए भाई। यहां पर अगर ये T1 है तो ऊपर की तरफ जाएगा, देखो ये T1 है तो T1 cos 30 ऊपर जाएगा और इधर आ जाएगा T1 sin 30। सिमिलरली अगर मैं इधर इसके कंपोनेंट करता हूं तो ये ऊपर जाएगा T2 cos 60 और इधर आ जाएगा T2 sin 60। अब अगर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो हॉरिजॉन्टल वाली सारी की सारी फोर्सेस 0 होंगी नेट, मतलब पीछे और आगे वाली बराबर, और वर्टिकल वाली भी सारी फोर्सेस 0 होंगी, मतलब ऊपर वाली नीचे वाली के बराबर। तो ये अगर इसके बराबर कर देते हैं तो हो सकता है यहीं से आंसर आ जाए। तो T1 sin 30 का मतलब 1/2, T2 sin 60 का मतलब √3/2। 2 से 2 कट गया और जैसे कि तुम्हारा भी मतलब तो T1 यहां से क्या हो जाएगा, तो ये √3 T2 आ जाएगा। तो √3 और T2 की वैल्यू दे रखी है 10, तो यहां से ये हो जाएगा 17.3 न्यूटन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, बिल्कुल जेईई मेंस मटेरियल क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बहुत सही। और देखो भैया वेट ऑफ बॉडी इन एलिवेटर, जैसे मैंने बताया था कि भैया बोझ तो बोझ जितना है उतना ही रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं एक्सेलरेशन ही चेंज कर दूं तो हमारा वेट भी बदल जाए, क्योंकि सीधी सी बात है फोर्स कहीं ना कहीं पूरी तरह से हमारे एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है। तो अच्छा, अब जरा थोड़ी सी बातों को समझ के मुझे एक बात बताओ कि छोड़ो अभी, है ना, अभी हम चांद वांद की बातें नहीं करते, अभी हम लिफ्ट के अंदर हैं और लिफ्ट जो है वो मान लो नीचे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो क्या उस केस में आपका वेट में कोई चेंज आएगा? तो आपको लगता है कि शायद सर हमें वेट कम महसूस हो, ऐसा नहीं है। अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन तो वही रहेगा, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस केस में हमारे वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि यार लिफ्ट नीचे जा रही है बढ़ते हुए एक्सेलरेशन से, मतलब बढ़ती हुई वेलोसिटी से या फिर बोला जाए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो उस केस में वेट में हमारा चेंज आता है, जो अभी हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले, वेट ऑफ अ बॉडी इन एलिवेटर। तो भैया ये एलिवेटर है, एलिवेटर वो लिफ्ट है ना, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसे को दिया है। तो ये ऑब्जेक्ट का मास mg नीचे की तरफ हो गया। लिफ्ट में आपका जो वेट है, एक्चुअल में वेट तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि आपके पैर उस लिफ्ट के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, और बदले में लिफ्ट आपके पैरों के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में उतनी फोर्स लगा रही होगी, जिसको हम नॉर्मल बोलेंगे। तो यार नॉर्मल ऊपर लग रहा है, वेट mg नीचे लग रहा है। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर केस में मान लो कि यार लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो मुझे बात मालूम है कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ऊपर वाली फोर्स बड़ी होगी, मतलब सीधी सी बात है कि n जो है वो बड़ा होगा, mg छोटा होगा। तो नेट फोर्स तभी तो ऊपर की तरफ आई, जिसको मैंने ma बोला। तो यहां से अगर आप देखो तो मैंने इसको उधर भेज दिया, तो mg प्लस a आ रहा है। तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है a एक्सेलरेशन से, तो आपका जो वेट है ना वो mg नहीं होगा, वो m ब्रैकेट में g प्लस a हो जाएगा।
मतलब आपका वेट एक्चुअल में बढ़ जाएगा, आपको अपने पैर भारी भारी महसूस होंगे, आपके पैर भारी होने लगेंगे। ठीक है। उसके बाद अब अगर सेम उसी तरह से लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसमें क्या होगा, उसमें नीचे भैया वेट mg नीचे की तरफ होगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, लेकिन इस बार नीचे आ रही है तो mg में से n माइनस करूंगा और वो ma के बराबर होगा। तो यहां से आप देखोगे तो n mg माइनस हो जाएगा, तो इस केस में आपका वेट कम महसूस होगा आपको। और अगर लिफ्ट का केबल ही काट दिया जाए तो लिफ्ट फ्री फॉल करेगी और आप भी फ्री फॉल करोगे, तो आपका अब ए जो नीचे की तरफ आ रहा था वो ए ही अब जी के बराबर है। तो यहां पर ए की जगह पर भी अगर मैं जी लिख दूं तो जी माइनस जी जीरो, तो नॉर्मल जीरो, नॉर्मल जीरो मतलब लिफ्ट आपके पैरों के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाएगी, मतलब आपको हल्का हल्का क्या हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करोगे। इसी को हम वेटलेसनेस कहते हैं, इसी को हम वेटलेसनेस कहते हैं। ये सारी की सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। अच्छा, मोशन ऑफ बॉडीज ऑन हमारा स्मूथ इंक्लाइन प्लेन देख लो। चले, मोशन ऑफ बॉडी ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, अगर हमारी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, फ्रिक्शन की बातें आज ही नहीं करेंगे हम, तो यहां पर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, अगर ये हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा बना रही है तो हमने अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट रखा है तो m मास का ऑब्जेक्ट का वेट mg नीचे वर्टिकली लग रहा होगा। तो यहां पर अभी अब इसका अगर मैं कॉम्पोनेंट करता हूं तो एक तो अगर ये एंगल थीटा तो मैथमेटिकली बात प्रूव है ना, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये आता है हमारा mg cos थीटा और ये नीचे की तरफ आ रहा है भैया mg sin थीटा। मतलब अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो अब ऑब्जेक्ट जो स्लाइड होके नीचे आएगा वो जी एक्सेलरेशन से नहीं आ रहा, वो जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से आ रहा है। एम को अगर हटा दूं तो ये जी साइन थीटा एक्सेलरेशन को ही तो डिनोट कर रही है। तो याद रखना इंक्लाइंड प्लेन में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा जी साइन थीटा होगा, और नॉर्मल ऐसे सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर होता है। इसको आप जरा तरीके से देख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, देखते जाना। पुली ब्लॉक सिस्टम आ जाता है। अब पुली ब्लॉक सिस्टम भी सेम उसी तरह से हमारा काम करता है जैसे मैंने पीछे बताया था ना, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, सिमिलर उसी तरीके से वर्क करता है। आप समझो जरा कि यहां पर एक हमारी पुली है, बस याद रखना पुली हमारी वेटलेस होनी चाहिए और फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए। अगर पुली का मास आ गया तो भाई अब ये रोटेशन वाले तुम चैप्टर में चले जाओगे, वहां पर टॉर्क वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसके भी बात नहीं करनी। तो यहां पर ये जो पुली है हमारी, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। अब एक भारी है और एक हल्का है, तो जो भारी है वो नीचे जाएगा और जो हल्का है वो ऊपर आएगा, ऐसे ही होगा। तो अब ये कितने भाई, जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा। तो यहां पर भी सेम वही फॉर्मूला लगता है बॉडीज इन कांटेक्ट का। क्या आया था हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो देखो ये तो हो रहा है ऊपर भाई, अगर m2 भाई नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी m2g वेट, और यहां पर लग रही होगी नीचे की तरफ m1g वेट। इसको अगर आप सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली इमेजिन करो तो m2g उधर लग रहा है और m1g इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या आएगी, m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ये सॉल्व करके आता है, पूरे कैलकुलेशन करके फ्री बॉडी डायग्राम बना के, लेकिन अभी हम यहाँ पर वो नहीं देखेंगे। अच्छा, टेंशन का फॉर्मूला 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g आता है, ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम्स हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पर देखो, याद रखना वायर में जब तक कोई दूसरा ब्लॉक ना है टेंशन सेम रहेगी, तो यहां से यहां तक पूरे का पूरे वायर में टेंशन तो सेम ही रहेगी। तो यहां पर अब नीचे की तरफ m2g वेट लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, और मुझे बात मालूम है ओवरऑल आ तो नीचे ही रहा था m2 वाला ब्लॉक। तो मैं क्या करूंगा, m2g में से टेंशन माइनस कर दूंगा और वो किसके बराबर करूंगा, वो m2a नेट फोर्स के बराबर करूंगा। अब क्योंकि a तो मैं निकाल चुका हूं, वो a की वैल्यू यहां पर पुट करके ये टेंशन का फॉर्मूला बना है जो आप अभी ऊपर देख रहे हो। बाकी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये उसी ट्रिक की मैं बात कर रहा था जो अभी मैंने आपको बताई कि हॉरिजॉन्टली इमेजिन कर लोगे तो सेम बॉडीज इन कांटेक्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक 4 kg का और एक 2 kg का ब्लॉक है ना, इंक्लाइंड प्लेन पर, जिसका एंगल है 30 डिग्री। अब अगर मैं चारों को ऊपर में लेके जाऊं इस पूरे के पूरे सिस्टम को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, बता देंगे भैया। देखो सर जी, नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी mg sin थीटा, ये तो हमें मालूम है। तो ऊपर आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना, मतलब लगा ही रहे हैं। ऊपर लेके जाने वाली फोर्स F है और नीचे लाने वाली फोर्स है mg sin थीटा, और हम चाह रहे हैं कि जाए ओवरऑल ऊपर, मतलब मैं चाह रहा हूं नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हो। तो अगर नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो F माइनस, अब मास क्या है इन दोनों बॉडीज का, मास 4 + 2 6 मान लो सीधा सीधा, तो ये 6 g मतलब 10 sin 30 मतलब 1/2, और उधर मास फिर से 6 और एक्सेलरेशन कितने से जाए ऊपर, 2 से।
तो यहां से अगर आप देखते हैं तो ये आएगा 42 न्यूटन। मतलब मुझे 42 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, तब ये दोनों के दोनों ब्लॉक ऊपर जाएंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जहां पर अभी मैंने इमेजिन करा है कि यार ये हमारी स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन वाली होगी तो कहानी कुछ और हो जाएगी, वो हम पढ़ेंगे अगले वाले हमारा जब ये सेशन आएगा तो। ठीक है, और देख लो अब ऐसे पुली ब्लॉक के क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर ये 2m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर m मास का ब्लॉक लटका हुआ है, ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल 30 डिग्री है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, नहीं मालूम तो देखो समझो, यहां पर फिर से वही बात मैंने बताया था कि नीचे की तरफ फोर्स आती है mg sin थीटा, तो मास 2m हो गया, g हो गया, और sin थीटा का मतलब sin 30। तो यार ये तो सॉल्व करके mg ही बन रहा है, मतलब यहां पर ये नीचे की तरफ mg फोर्स लगा रहा है। क्या बात है, mg अगर फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है और यहां पर भी नीचे की तरफ फोर्स कितनी लग रही है, mg लग रही है, तो यहां पर क्वेश्चन में मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि यार नेट फोर्स अपॉन टोटल मास होता था, तो नेट फोर्स लगने वाली इज 0 अपॉन टोटल मास करके क्या ही मिलेगा अब तुम्हें, जो कि वैसे 3m हो रहा था लेकिन 0 ही आएगा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन 0 आ गया, अब उसके बाद अगर आपसे कोई टेंशन पूछ ले तो टेंशन भी निकाल देंगे। देखो भाई टेंशन कैसे आएगी, इसको अगर हॉरिजॉन्टली आप इमेजिन करें तो यहां पर ये 2m वाला ब्लॉक था, चलो हॉरिजॉन्टली बैठा हूं, यहीं पे दिखा देता हूं। यहां पर अगर आप देखो तो नीचे की तरफ ये फोर्स लगा रहा था mg, ये वायर ऊपर की तरफ टेंशन लगा रहा होगा t, है ना, और हम ये इमेजिन कर रहे थे ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि नीचे आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन ही 0। तो मैं आपसे क्या बोलता कि यार टेंशन ऊपर की तरफ जो लेके जा रही है, नीचे की तरफ खींचने वाली फोर्स mg है और नेट फोर्स के बराबर आएगा, तो t माइनस mg, अब नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि नेट एक्सेलरेशन ही 0 है। तो यहां से अगर आप देखो तो t mg के इक्वल ही आ गया, तो एक्सेलरेशन 0 है लेकिन टेंशन फोर्स वायर में mg आ रही है। बच्चों को लगता है कि यार ये mg से इधर खींच रहा होगा, mg से इधर खींच रहा होगा, तो वायर में 2mg आ जानी चाहिए थी टेंशन, ऐसा नहीं होता है। ध्यान से आप देखिए इसको। चले आगे, फिर आ जाता है हमारा स्ट्रिंग कंस्टेंट। अब कंस्टेंट मोशन की हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। उससे पहले यार मैंने मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट का एक क्वेश्चन मुझे तुमको कराना चाहिए था, वो मैंने नहीं कराया, लाओ करा देता हूं। ठीक है, देखो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है ना, यहां पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं आगे की तरफ 100 न्यूटन की, ये एक मेरा ब्लॉक है जिसका मास है मास क्या ले ले यार इसका, चलो 6 kg ले लेते हैं, और ये ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg, और यहां पर ये वायर है। ऐसे जेईई में क्वेश्चन आए हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस पूरे का पूरे सिस्टम का कंबाइंड एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, नेट फोर्स अपॉन क्या होता है भाई, टोटल मास होता है। तो नेट फोर्स कितनी है 100 और टोटल मास 6 + 4 10 हो गया, तो यहां से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब इसको करने का तरीका होता है, देखो मैंने भले ही 100 न्यूटन की फोर्स लगाई है लेकिन एक्सेलरेशन तो 10 आ रहा है, दैट मींस ये जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी होगी, तो फोर्स का फॉर्मूला 6 और इसका एक्सेलरेशन आया 10, मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट ने 60 न्यूटन की फोर्स खाई है। आपने भले ही लगाई है 100 और आपको लग रहा है कि इसको ऊपर मैं 100 लगा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में इसने ली कितनी है, 60 न्यूटन की फोर्स ली है, तो बची कितनी रह गई, बची रह गई 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन की फोर्स यहां पर वायर में आ रही होगी, ये हमारी वायर की टेंशन फोर्स हो गई है ना, ये वायर की क्या हो गई, टेंशन फोर्स हो गई। तो इस केस में टेंशन फोर्स इज 40 न्यूटन। 2024 में सेम यही क्वेश्चन आया था। अब ये 40 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई, अच्छा इसको चलाने के लिए कितनी चाहिए, तो इसका मास 4 एक्सेलरेशन 10, तो इसको चलाने के लिए 40 न्यूटन ही तो चाहिए, और वायर 40 न्यूटन से तो दे रहा है, खींच रहा है, तो ये खिंच जाएगा। तो ये हमारा तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करा दिया। अब आते हैं हम कंस्टेंट मोशन के ऊपर। तो अगर देखो दो ऑब्जेक्ट ए और बी आपस में किसी वायर से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर बी वाला ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से चल रहा है तो बी वाले ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है वायर, तो वायर का हर एक पार्टिकल वी वेलोसिटी से चल रहा होगा, और अगर हर एक पार्टिकल वी वेलोसिटी से चल रहा है वायर का, तो वो जुड़ा हुआ है ए से, तो ए भी वी वेलोसिटी से चल रहा होगा, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम ही वी वेलोसिटी से चल रहा होगा। इसी मोशन को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन बोल रहे हैं। और इसमें ऐसे भी हो सकता था कि यहां पर अगर मैंने पुली लगा दी, अब ये पुली घूमेगी, तो अगर ये ए वाला ऑब्जेक्ट नीचे आएगा वी वेलोसिटी से, तो ये बी वाला ऑब्जेक्ट आगे जाएगा वी वेलोसिटी से, कॉमन बच्चों वाली बात है। लेकिन पुली अगर हमारी फिक्स्ड नहीं है, मूवेबल है, तो वो केस बहुत ही अच्छा हो जाता है। यहां पर अगर ये पुली है और ये मान लो पुली ऊपर जा रही है वीपी वेलोसिटी से, है ना, पुली की वेलोसिटी, और यहां पर मैंने माना ये ए वाला ब्लॉक ये ऊपर जा रहा है वीए वेलोसिटी से, और ये बी वाला ब्लॉक ये भी ऊपर जा रहा है वीबी वेलोसिटी से। तो क्वेश्चन जब आएगा तो इन तीनों में से किसी एक की वेलोसिटी आपको निकालनी होगी। तो इसका सिंपल सा हमारा फॉर्मूला आता है, पुली की वेलोसिटी
दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी का याद रखना हमेशा बाय 2 आएगी, है ना, दोनों वेलोसिटीज का सम करके डिवाइडेड बाय 2। याद रखना यहां पर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन के साथ पुट करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव और नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। इसके ऊपर मैं अभी तुमको क्वेश्चन कराता हूं। फिर ये आता है हमारा वेज कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन, है ना, अच्छा लिखा हुआ है यहां पर, वेज कंस्ट्रेंट वाला एक कॉन्सेप्ट आता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट कुछ एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, और ये अब हमारे ये जो आप इंक्लाइंड प्लेन देख रहे हो, ये एक्चुअल में ये सरफेस नहीं है, ये एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट ही है, और ये मूव कर सकता है नीचे ग्राउंड पर। तो अगर मैं इसको ऐसे करके नीचे लेकर आऊंगा ना कुछ एक्सेलरेशन से, तो इसको पीछे जाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक के अंदर एक घुस जाएंगे, तो ये अगर नीचे आएगा तो इसको पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको जितने एक्सेलरेशन से नीचे लेकर आ रहा हूं ये दे दिया जाए, तो आपसे पूछ लेंगे कि ये कितने एक्सेलरेशन से पीछे जाएगा। तो इस टाइप के केस को भी अगर आपको समझना है अच्छे से तो देखो मैं बता देता हूं। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है यार आज का सेशन, टाइम तो कुछ ज्यादा ही हो गया, 30 मिनट की बात हुई थी, लेकिन ये लास्ट टॉपिक है वैसे। देख लो तो वेज कंस्ट्रेंट में क्या होगा कि वो जो मैं ऑब्जेक्ट लेकर आया हूं, है ना, तो यहां पर अगर मैं नीचे की तरफ इसको लेकर आ रहा हूं, मान लो A1 एक्सेलरेशन से, तो इसका मास अगर m1 है तो m1 a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ये एंगल हमारा थीटा है। तो ये पीछे जो जा रहा है वो कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है, वो मैंने माना A2 एक्सेलरेशन से। तो एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स है वो 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मैं आपको देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा m1a cos थीटा। और यहां पर अगर मैं देखूं तो ये ऐसे करके ये थीटा है, तो ये अगर इसका मास m1 है और इस वेज का मैंने मास मान लिया, इस वेज का मास है m2, तो m2a2 से ये पीछे जा रहा था, तो यहां पर ये m2a2 cos थीटा आएगा, और यहां पर ये ऐसे m2a2 sin थीटा आएगा। अब अगर ये दोनों सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं तो एक के अंदर एक घुस तो नहीं सकते, तो ये जो ग्राउंड के जो परपेंडिकुलर फोर्स आ रही है ना, ये सरफेस के जो परपेंडिकुलर m1a1 cos थीटा और m2a2 sin थीटा ये बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये नेट रिलेटिव मोशन 0 होगा, वरना तो एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। तो मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं m1a1 cos थीटा विल बी इक्वल्स टू m2a2 sin थीटा। और ज्यादातर केसेस में दोनों ऑब्जेक्ट का मास आपको सेम ही दे रखा होगा, तो m1 से m2 कट जाएगा। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो tan थीटा क्या आ रहा है, tan थीटा आ रहा है a1 बाय a2। इसको आप अच्छे से याद रख लो, tan थीटा a1 बाय a2 का मतलब क्या है, याद रखना ये जो भी हमारा थीटा एंगल है, ऊपर से जो नीचे आ रहा है उसका एक्सेलरेशन, मतलब ऊपर से जो नीचे आ रहा है उसका एक्सेलरेशन ऊपर रखोगे, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ऊपर, नीचे वाले का एक्सेलरेशन नीचे। ये ट्रिक हो गई इस क्वेश्चन को करने की। अभी मैं तुमको क्वेश्चन पर लेकर आ रहा हूं। अब यहां पर देखो, पहले तो ये एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे हमारा लेफ्ट में जा रहा है, और ये स्ट्रिंग बना रहा है 53 डिग्री का एंगल। तो पहली बात अगर मुझे निकालनी है ना वायर की वेलोसिटी, तो वायर की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी निकालूंगा, तो यहां पर मैं इसका देखो कंपोनेंट करूंगा, ये 53 है तो ये भी 53 हो जाएगा, तो ये बनेगा tan cos 53। यार tan cos 53 का मतलब होता है 3/5, तो ये आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड। तो ये वायर नीचे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड से आ रहा होगा, तो यहां पर ऊपर की तरफ 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा। मुझे निकालनी है कि बी वाला ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो बी वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर मैंने वीबी मानी, तो अब बी वाले ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट करना, वायर की वेलोसिटी का कंपोनेंट करोगे तो गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर आप ऊपर की तरफ करते हैं तो वो बनेगा वीबी cos 37, दैट इज वीबी cos 37 आ रहा है 6 के बराबर। तो cos 37 होता है 4/5 इज इक्वल्स टू 6। तो यहां से अगर आप देखो तो ये 15/2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई, बिल्कुल सही आ रही है बातें समझ में। अब देखो जैसे मैंने अभी पुली वाला आपको क्वेश्चन कराया था, अब यहां पर ऑब्जेक्ट ये नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, पुली ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, बी वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और डायरेक्शन बतानी है। बहुत सिंपल, वीपी इज इक्वल्स टू वीए प्लस वीबी बाय 2। तो ऑब्जेक्ट पुली की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में +10 हो जाएगा, ए वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो -5, ध्यान रखना। v भी आपको निकालना है डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 उधर गया तो 20 और ये 5 इधर आएगा, तो यहां से आप देखो vb प्लस का 25 आ रहा है, मतलब b वाला ब्लॉक 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा होगा क्योंकि पॉजिटिव में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी तो ऐसे दमदार क्वेश्चन को कल कराऊंगा कि भैया मजे आ जाएंगे। लॉज ऑफ मोशन इस लेवल का भी हो सकता है, कल पढ़ेंगे हम। अब देखो ये वाली बात मैंने बताई थी, यहाँ पर अब तुमसे थीटा पूछा जा रहा है, अच्छा नहीं थीटा दे रखा है, ए पूछा जा रहा है। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि यार tan थीटा का फॉर्मूला, ऊपर से जो नीचे आ रहा है उसका एक्सेलरेशन तो 5, और जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन हमारा ए, और थीटा 45 है तो tan 45
इज इक्वल्स टू 5 बाई 1045 1 नहीं होता क्या, तो यहाँ ए ही हमारा 5 के इक्वल आ जाएगा, ए ही 5 के इक्वल आ जाएगा। मतलब जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है उतना ही ये वेज एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। बहुत सिंपल सी बात। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम देख लो, ये लास्ट टॉपिक है। इनर्शियल देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है ये हमें पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे पहले पता दो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। देखो अभी आप जो भी मोशन होता हुआ देख रहे हो, अगर आप रेस्ट में हो या फिर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ मोशन को देखता है तो वहां पर फिर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगता है। मतलब से वही बात है कि अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं, मेरा बराबर वाला 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी आगे की तरफ चला रहा है, तो उसकी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड आगे की तरफ है, लेकिन जब मैं रिलेटिव मोशन देखूंगा तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज माइनस होती है। तो क्योंकि मेरी 10 ज्यादा है, उसकी 5 कम है, तो मैं 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ देखूंगा, और मेरी नजरों से वो इंसान 5 मीटर पर सेकंड से पीछे जाता हुआ दिखेगा। तो सारा का सारा खेल फिर अब यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आ जाता है। तो अगर ऑब्जर्वर जो है, जो मोशन को होता हुआ देख रहा है, अगर या तो वो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो अब तक जितनी भी हमने बातें पढ़ी है वो सबकी सब एप्लीकेबल है, न्यूटन के सारे लॉज वैलिड है। और ऐसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, मतलब जहां पर फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन अब जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता हुआ देख रहा है इंसान, जो ऑब्जर्वर, अगर उसका एक्सेलरेशन ही नॉन जीरो हो जाए, तो इस केस में ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाया जाता है, और इस केस में न्यूटन के कोई भी लॉज वैलिड नहीं होते। तो फिर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन करने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम इनर्शियल बनाते हैं। हम क्या करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है ना, वो ऑब्जेक्ट को दे देंगे। मतलब ऐसे समझो, कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं तुम्हें, अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा हूं, तो मैं हो गया एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, और मैं चाह रहा हूं कि यार मुझे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करने, तो मैं ये करूंगा कि यार मैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे नहीं जा रहा, आप 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से पीछे जा रहे हो। मतलब आप गाड़ी चला रहे हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो आप ऐसा मानो कि यार गाड़ी नहीं चल रही, जमीन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से पीछे जा रही है। तो इस केस में फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है सूडो फोर्स का। मतलब अब मैंने ऑब्जेक्ट को, मतलब जो अभी कैमरा है जो मुझे देख रहा है, जिसके थ्रू आप मुझे देख रहे हो, तो मैं आगे जा रहा था लेकिन मेरी नजरों में कैमरा पीछे जा रहा है। तो कैमरा अगर एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है तो कैमरे के ऊपर फोर्स भी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में लग नहीं रही, मेरी नजरों में मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तभी तो पीछे जा रहा होगा। तो ऐसी फोर्स को हम सूडो फोर्स कहते हैं। कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना सा करना है कि डायरेक्शन पलट देना। अब यहाँ पर एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जब तुम गाड़ी चलाते हो तो अगर वो जो कीरिंग वगैरह लटका होता है आगे, है ना, तो मिरर में, तो जब गाड़ी आगे चलाते हो तो वो कीरिंग पीछे होता है। तो वही कहानी है कि यहाँ पर अगर गाड़ी ए एक्सेलरेशन से तुमने आगे बढ़ाई, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट लटका हुआ था गाड़ी में, वो ए एक्सेलरेशन से पीछे चला गया, या फिर उसके ऊपर फोर्स एम ए पीछे की तरफ लगी। अच्छा, वेट उसका एम जी नीचे की तरफ भी है, तो अगर मैं इस टेंशन के कंपोनेंट करता हूं, है ना, मतलब वर्टिकल से अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ऊपर आएगा टी कॉस थीटा और इधर जाएगा टी साइन थीटा। इनको अगर मैं बराबर कर दूं तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए, और भैया टी कॉस थीटा हो जाएगा एम जी के बराबर। इनको अगर हम डिवाइड कराएं तो टेन थीटा आ गया ए बाय जी, तो थीटा आ रहा है टेन इनवर्स ए बाय जी। बहुत सिंपल, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन डी आ रहा है बच्चे, है ना, ऑप्शन डी आ रहा है। उसके वेट को भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये थी बच्चों आज की सारी बातें। थोड़ा टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, भावनाओं में ज्यादा बह गया मुझे लगता है, ज्यादा ही डिटेल में हम चले गए, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही। कल हम देखो सारे के सारे बच्चे यार इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से लगा कर आना। 30 में बड़े धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ कल। बहुत अच्छे लेवल के भी होंगे, बेसिक लेवल के भी होंगे, पुराने मतलब 3-4 साल के सारे पीवाई को तुम कर लोगे। तो अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे। 6:30 PM पर फौरन आ जाना तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस की। तो जितने भी मैंने बातें पढ़ाई इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, हर एक बताई हुई बात के फॉर्मूलेस को नोट कर लेना, तभी कल के सेशन में तुमको मजा आने वाला है। ठीक है, चलें यार बच्चों, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ, अपने जो भी तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि बाकी बच्चे भी हमारा ये रिविजन कर पाए, और चैनल पर हमारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी थोड़े बढ़ जाएंगे इस वजह से, तो उसका आप ध्यान रखें। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।